तो वीज़ा ऑप्शंस क्या क्या है, मतलब इजीली वर्क वीज़ा मिल सकता है या फिर क्या इसमें भी पाथवे टू रेसिडेंसी हो सकती है? क्या ये शॉर्ट स्किल्ड में इंक्लूडेड है? बहुत सारे रोल्स शॉर्ट स्किल लिस्ट में है, अगर आपके पास इसमें जॉब है तो समझ लो आपको एक तरीके से पाथवे टू रेसिडेंसी पक्का ही है। तो मतलब आपको वर्क वीज़ा तो मिलेगा ही मिलेगा, रेजिडेंसी भी मिलेगी। ये चीज़ न्यूजीलैंड में भी वैलिड है कि आप इंडिया में बैठे बैठे भी यहाँ के लिए जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, एंड देयर आर कंपनीज दैट सपोर्ट योर वीज़ा फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं है अनलेस यू आर अप्लाइंग फॉर द रेजिडेंसी। सबसे पहले तो आपने हाईएस्ट पेइंग बोला, तो क्या है मतलब एवरेज सैलरी? 6 फिगर मार्क को टच कर लिया है कि अर्निंग अ 6 फिगर सैलरी इन द 20s, तो हर किसी का ड्रीम होता है। तो भाई कोई भी इंडस्ट्री की तरह यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ से आपको डे 1 से 6 फिगर सैलरी नहीं मिलेगी। तो जो एंट्री लेवल होते हैं, जो जूनियर जॉब्स करते हैं, तो उनको 50-60,000 जो हर किसी को हर जगह पे मिलता है एंट्री लेवल। अगर 50,000 में स्टार्ट किया है तो वो देखेगा 1-2 साल में वो फिर सीधा आ जाएगा 70-75 रेंज में। 70-75 रेंज में 1-2 साल काम किया, फिर सीधा 6 फिगर सैलरी को वो टच कर लेगा। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक जॉब ओपनिंग देखी थी, इट वाज फॉर अ सीनियर डेवऑप्स आर्किटेक्ट जो 230K पे कर रही थी पर ईयर। पोस्ट कोविड द रीसेंट फिगर्स आर $124,000 इंडस्ट्री एवरेज है। कोई आप इनसाइडर टिप्स, मतलब कोई भी अगर नई जॉब की सर्च पे है या कोई इंटरव्यू टिप? एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा विच इज़ कॉल्ड ग्लासडोर। जॉब वैकेंसीज तो मिल ही जाएगी, बहुत ज़्यादा एडेड बेनिफिट उसमें ये है कि लोग वहाँ पे अपना पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लिखते हैं। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि भाई पास्ट में इस कंपनी में क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। How to earn a 6-figure salary by working in the highest paying sector in New Zealand? 6-figure salary मतलब $100,000 जो होता है 50 लाख रुपए एक साल का। IT जो कि एक वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्रीज है विद द हाईएस्ट एवरेज सैलरी अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज इन न्यूजीलैंड, वन ऑफ द हाईएस्ट कह सकते हैं। तो विल ट्राई टू कवर हाउ टू फाइंड अ जॉब और कवर करेंगे कुछ सीक्रेट टिप्स जो मैंने 5 years में यहाँ पे डिस्कवर किए हैं that can help anyone। सबसे पहले तो आपने हाईएस्ट पेइंग बोला, तो क्या है मतलब एवरेज सैलरी क्या होती है आपकी भाई IT जॉब्स में? तो भाई देखो, मेरे पास तो मैं इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया से। आई जस्ट फिनिश 12th, यहाँ पे बैचलर्स किया एंड देन स्ट्रेट अवे गॉट इनटू द इंडस्ट्री। अभी 5 साल हो गए हैं एंड मैंने वो 6 फिगर मार्क को टच कर लिया है। भाई बढ़िया बात है भाई। सबके ड्रीम्स होते हैं। हाँ, कि अर्निंग अ 6 फिगर सैलरी एट द इन द 20s, तो ये हर किसी का ड्रीम होता है। बट लेट मी टेल यू कि जितनी आपकी सैलरी हाई होती है उतना ही आपको टैक्स पे करना है। हमको कोई टैक्स रिटर्न नहीं मिलता। मैं जब से फुल टाइम जॉब स्टार्ट की है मुझे $1 भी टैक्स रिटर्न नहीं मिला है। मतलब इंडिया जैसी सिस्टम नहीं है कि जो आप नहीं IT रिटर्न फाइल करो। हाँ, एक बेनिफिट है क्योंकि मेरी जॉब वर्क फ्रॉम होम है तो मैं मेरे एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकता हूँ। जैसे मेरा पावर बिल हो गया वगैरह वगैरह। तो वर्क फ्रॉम होम मतलब कोविड से है या पहले से ही वर्क फ्रॉम होम ही है? पहले कोविड के पहले इतना नहीं था भाई। इतना कुछ ज़्यादा कोविड के पहले नहीं था। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो गई है इस चीज़ की। बट जहाँ तक मुझे याद है कि कोविड के पहले भी मैंने देखा था मेरी कंपनी में कई लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे। पर बात करते हैं वापस से सैलरी की, तो भाई कोई भी इंडस्ट्री की तरह यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ से आपको डे 1 से 6 फिगर सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या है कि हर इंडस्ट्री की तरह यहाँ पे एक अप्रेंटिस लेवल होता है, फिर एक जूनियर एंट्री लेवल होता है, फिर आप एक मिड लेवल पे आते हो एंड देन सीनियर लेवल पे आते हो जहाँ से बहुत सारे डोर्स खुल जाते हैं। तो जब आप सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हो दैट्स द डिसाइडिंग पॉइंट कि जैसे मैं अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो क्या मुझे एक लीडरशिप रोल में जाना है या मुझे एक बहुत ज़्यादा सीनियर आर्किटेक्ट कि उसमें इवॉल्व करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ मैनेजमेंट में जाना है। तो जो एंट्री लेवल होते हैं, जो जूनियर जॉब्स करते हैं, तो उनको 50-60,000 जो हर किसी को हर जगह पे मिलता है एंट्री लेवल जॉब। तो 50-60,000 से एक तरीके से शुरुआत होती है, विच इज़ नॉट टू बैड। और बात उसके बाद आता है मिड सीनियर लेवल, तो वो फिर 60 से लेके आप समझ लो 80, 85, 90 तक जाता है। एंड देन जो सीनियर लेवल है, तो सीनियर लेवल पे एक तरीके से एक बहुत बड़े डोर की ओपनिंग हो जाती है। तो आप वो 3 फिगर मार्क टच कर सकते हो और फिर उसके बाद देयर इज नो स्टॉपिंग। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक जॉब ओपनिंग देखी थी, इट वाज फॉर अ सीनियर डेवऑप्स आर्किटेक्ट जो 230K पे कर रही थी पर ईयर। 230K पर ईयर जस्ट फॉर एन एम्प्लॉय। तो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। बट देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग कि जब आप एक जूनियर से इंटरमीडिएट से सीनियर लेवल पे आते हो तो एक 2 या 3 बहुत बड़े जंप्स होते हैं।
तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 50,000 में स्टार्ट किया है तो वो देखेगा 1-2 साल में वो फिर सीधा आ जाएगा 70-75 रेंज में। 70-75 रेंज में 1-2 साल काम किया, फिर सीधा 6 फिगर सैलरी को वो टच कर लेगा। बट उसके बाद वो जो स्पीड होगी वो इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी आपने बहुत बड़े जंप्स लिए हैं, तो वो सेम टू सेम नहीं होगा। और जब बात करते हैं इंडस्ट्री एवरेज की, तो भाई प्री कोविड एरा में बता दूं तो इट वाज 79 के जो ये डेटा है, इट्स फ्रॉम स्टैट्स न्यूजीलैंड, और वो लोग ने 79,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स एस्टिमेट किया है प्री कोविड। पोस्ट कोविड द रीसेंट फिगर्स आर $124,000 इंडस्ट्री एवरेज है। बट इसके पीछे एक खास रीज़न ये भी है कि भाई कोविड के दौरान बहुत सारी रिडंडेंसीज हुई है। उसका मतलब है बहुत सारी कंपनीज ने ना छोटे मोटे रोल को ले ऑफ कर दिए। तो वो तो ऑटोमेटिकली फिर क्या हो गया, जब आपके पास बहुत ज़्यादा सीनियर रोल्स ही रहेंगे एक कंपनी में तो एवरेज ऊपर जाएगा ही जाएगा। बट दिस इज द सिचुएशन, डिमांड तो है। सही बात है भाई, ऑसम। मतलब न्यूजीलैंड के पर्क्स भी है, बहुत ज़्यादा पर्क्स है भाई। Although no doubt हेल्थ सेक्टर बढ़िया नहीं है इंडिया जैसा। भाई ये लोग जो इंडिया में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हेल्थ सेक्टर्स, ये वो। भाई आप जब बाहर आके जब आपको कुछ बीमारी होती है ना, तब यू रियलाइज कि कितना हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया की हेल्थ सिस्टम्स का। डॉक्टर्स इतने एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि क्या होता है बेसिकली एक्सपीरियंस बढ़ता है आप जितना काम करते हो उससे, ठीक है। तो आप जितने पेशेंट्स को, अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी, आप इतने पेशेंट्स को देखते हो डे इन एंड डे आउट, तो आपका ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ जाता है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर्स भी कई बार गूगल खोल के बैठ जाते हैं भाई। सही बात है। सही बात। आपने एक्सपीरियंस की बात की, तो मैं मतलब आपकी जॉब का एक्सपीरियंस, मतलब हाउ टू गेन एक्सपीरियंस इन दैट जॉब। अगर कोई एंट्री लेवल से, जिसके पास, जैसे मैं बताऊँ भाई मुझे आईटी का कुछ नहीं है, वो अपनी चीज़ ही नहीं है आईटी, तो किसी को आईटी का एक्सपीरियंस लेना हो, मतलब और इंडस्ट्री नॉलेज, इफ दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल्स, हाउ दे कैन स्टार्ट? भाई इसमें ना 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया ये उस चीज़ के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आईटी सेक्टर को बिलोंग ही नहीं करता, जिसने फॉर एग्जांपल समझ लो अब तक उसने सिर्फ बिजनेस स्टडी किया है पर उसको आईटी में आना है, ठीक है, एक क्वेश्चन वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि कोई ग्रेजुएट हो गया है, उसने स्टडी ख़त्म कर ली है, बट स्टडी में उसने क्या कहते हैं काट कटा के चीटिंग करा के बाहर से असाइनमेंट्स बना के निकाल लिया है। अब वो बाहर जॉब ढूंढने जा रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। और तीसरा ऐसा है कि भाई मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मैंने 12th के बाद स्टडी ख़त्म की, ठीक है, मैंने बैचलर्स किया और मैं बाहर अब मार्केट में आया हूँ। तो ये 3 केसेस हो गए। तीनों में एक चीज़ है कि भाई एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आए। तो क्या है कि भाई न्यूजीलैंड में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, टॉप ऑफ माई हेड मुझे 2 नाम याद आते हैं। एक का नाम है इंडस्ट्री कनेक्ट, एक का नाम है डेव अकेडमी। तो वो लोग क्या करते हैं भाई, एक क्रैश कोर्स तैयार करते हैं। क्रैश कोर्स इन लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वेब डेवलपमेंट, जो भी हो गया, इनके 3-4 क्वालिटी एनालिसिस है, और भी ऑप्शंस हो गए मुझे याद नहीं है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे आप ना 6 वीक या पता नहीं 6 मंथ्स, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, आई थिंक अलग अलग होगा टाइम फ्रेम्स, आप जाके ना दिन भर यही चीज़ पढ़ते हो, ठीक है। ऑन प्रीमिस भी होता है, मतलब ऑन कैंपस भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। आपको क्रैश कोर्स मिलता है इस चीज़ के लिए। और साथ ही साथ आपने जैसे बोला, अच्छा अब तो थियरी नॉलेज तो मिल गई, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं भाई, उनके पास बहुत सारे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करवा के एक्सपीरियंस देते हैं। समझ गए? तो अभी आपके पास क्या हो गया कि नॉलेज भी आ गई, आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी आ गया। और कई बार क्या होता है कि जब भी आप कहीं पे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे मेरी कंपनी थी, वो लोग हर साल 1-2 लोगों को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से लेती थी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देने के लिए। तो खत्म करते करते अगर कोई बहुत अच्छा लग गया ना उनको, तो वो लोग रख लेते थे। तो ऐसे आपको जॉब भी मिल जाएगी। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है तो आप ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे जो आपने काम किया है ना, उसको आप एज एन एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। और लेट मी टेल यू दिस थिंग भाई, इट्स नॉट ओनली मेंट फॉर जो ग्रेजुएट्स है, इट्स ऑल्सो फॉर पीपल जिसने कभी आईटी में कभी कुछ काम नहीं किया है। और मैंने देखा है भाई कि कई लोग जो पहले केमिकल इंजीनियर थे, वो लोग ने ये 6 वीक्स या वॉट एवर का ये जो क्रैश कोर्स किया, उनको जॉब मिल गई। मेरे साथ कहीं ऐसे बच्चे थे जिन्होंने असाइनमेंट्स पढ़ते पढ़ते काट कटा के चीटिंग करके निकाल लिए,
बाहर जाके उनके पास काम नहीं था, उन्होंने क्या किया, एक क्रैश कोर्स किया. अभी एक बंदा डेटा एनालिस्ट की जॉब लेके बैठा है, $80,000 उसको मिल रहे हैं स्ट्रेट अप. मतलब आप बोल रहे हो कि डिग्री मैंडेटरी नहीं है भाई. और कहीं लेकिन यूजफुल है. मेरा एक दूसरा दोस्त था, उसने ये सेम कोर्स किया ऑकलैंड जाके, लाइक उसने हर हाथ पैर मार लिए. वैसे इंडिया में भाई बैचलर्स किया था उसने, कोई खास क्लास में ध्यान वगैरह नहीं दिया था. एंड देन वो उसने कोर्स किया एंड देन ही लैंडेड अ जॉब इन गूगल. जब वो लोग अपनी ऑफिस खोल रहे थे तो उसको 6 months के कॉन्ट्रैक्ट पे उसको जॉब ले लिया गूगल ने. तो ये है. और दूसरा साथ ही साथ आपको साइड प्रोजेक्ट्स में काम करते रहना है भाई. देयर इज नो एक्सक्यूज. आपको 20 hours पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, आपको पढ़ाई भी करनी है, बट अगर साथ ही साथ अगर आप साइड प्रोजेक्ट्स में काम करते रहोगे ना, तो देयर इज समथिंग टू टॉक अबाउट व्हेन यू आर इन द इंटरव्यू. कि आप ऐसे नहीं चले जाओगे कि भाई मेरे पास सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है. क्योंकि जो एकेडमिक्स है वो तो 3-4-5 साल पीछे चल रहा है ना. जब तक वो टेक्स्ट बुक्स रिवाइज नहीं होती, जब तक वो कोर्स रिवाइज नहीं होता, तो आपको अप टू डेट कैसे रहोगे? वो साइड प्रोजेक्ट्स करके. तो आप ऐसे गेन कर सकते हो एक्सपीरियंस भाई. ऑसम. और मतलब हाई डिमांड रोल्स कौन से है और स्कोप्स क्या है आईटी सेक्टर का? भाई क्या हो गया है कि जैसे हम देख रहे हैं ना, जितना डिजिटल हो रहा है, द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिजिटल. हर चीज इज एमिटिंग डाटा. वॉच से लेके शूज में हर जगह से अब देयर इज इंफॉर्मेशन, जो क्या IoT बोलते हैं हम, तो है ना, IoT इज एवरीवेयर. एवरीथिंग इज एमिटिंग डाटा, विच मीन्स more and more professionals will be required. क्या है ये IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स भाई. तो मतलब मैंने नहीं सुना था कभी. IoT डिवाइसेस होते हैं, तो ना दे एमिट डाटा एवरी सेकेंड. तो अभी वर्ल्ड में इतना सारा डाटा हो गया है ना, तो ऑब्वियसली देयर इज अ नीड ऑफ डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट्स. फिर जैसे अभी देखा है हमने रिसेंट बूम इन AI. तो AI में देयर विल बी मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज इन AI. उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले भी डिमांड में था और ऑलवेज डिमांड में रहेगा ही रहेगा. डेटा हैंडलिंग के भी कोई रूल्स होते होंगे. इतना सारा डेटा अगर एमिट हो रहा है तो मतलब कोई तो चाहिए कि भाई वो उसको हैंडल करे उसको. जैसे कि जो AI के मॉडल्स होते हैं वो डेटा पे ट्रेन होते हैं, तो वो डेटा को उस मॉडल में फीड करने से पहले उसको बहुत सारा क्लीनिंग करनी पड़ती है, उस पर इंजीनियरिंग करनी पड़ती है. क्योंकि अगर मैं आपको एक पेपर पे बहुत सारी डिजिट्स लिख के दे दूं, दे वोंट मेक सेंस अंटिल आपने उसको अरेंज किया है एंड यू आर ट्राइंग टू शो अ ट्रेंड, है ना. तो ये हो गया. उसके बाद मैंने जैसे बोला कि जितना और जितना वर्ल्ड और डिजिटल होता जाएगा भाई, वैसे ही द साइबर थ्रेट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे. अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं साइबर थ्रेट्स एवरीवेयर एंड स्कैम्स एवरीथिंग. तो जैसे ये बढ़ता जाएगा ना, तो साइबर सिक्योरिटी पहले भी डिमांड में था और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इट विल ऑलवेज बी इन डिमांड. तो अगर मैं बात करूँ वेरी हाई डिमांड रोल्स इन न्यूजीलैंड, तो देयर विल बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग राइट एट द टॉप. उसके बाद आप कह सकते हो डेटा रोल्स, तो डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, ये सारे रोल्स हो गए. उसके बाद साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, ये सारे रोल्स हो गए. और ऑब्वियसली अभी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो गया है, बट फिर भी नेटवर्क इंजीनियरिंग और ये सारी चीज़ें भी डिमांड में रहेगी ही रहेगी. तो नेटवर्क इंजीनियर्स एज वेल. सो एक मोटे मोटे बहुत ज़्यादा रोल्स आपको दिख जाएंगे यहाँ की कॉमन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स पे. ऑसम. कोई आप इनसाइडर टिप्स, मतलब कोई भी अगर नई जॉब की सर्च पे है, या कोई इंटरव्यू टिप्स या सॉफ्ट स्किल्स, या मतलब कोई कुछ आप इनसाइडर टिप्स देना चाहोगे तो? भाई ये ना, मुझे ये कई सारी चीज़ें मैंने ना हार्ड वे सीखी है, जो 5 साल के एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ मुझे अगर कोई पहले बता देता. हालांकि मैं तो कभी जॉब सर्च पे गया नहीं, क्योंकि मैंने ना बैचलर्स खत्म किया एंड स्ट्रेट अवे आई हैड अ फुल टाइम जॉब, बिकॉज मैंने जो इंटर्नशिप की थी तो वो इंटर्नशिप वालों ने ही मुझे रख लिया. पर भाई सभी लोग आपके जितने स्मार्ट भी नहीं होते. नहीं भाई, स्मार्टनेस की बात नहीं है, बट यहाँ पे एक प्रो टिप है कि ये क्यों मुझे ये चीज़ मैं क्रैक कर पाया. क्योंकि मेरे ना भाई फर्स्ट 6 months इन मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि आपके लेक्चरर के साथ रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं. तो मैंने क्या किया भाई, डे बाय डे ना मैंने एक रेपुटेशन बिल्ड करना स्टार्ट किया. धीरे धीरे लेक्चर से जाके बात करता था. क्वेश्चंस ना हो तो भी आई विल गो एंड आस्क सिली क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज नो थिंग कॉल्ड सिली क्वेश्चन. जाके कुछ भी बात करो, सम हाउ बिल्ड रिलेशन. तो वो रिलेशनशिप जब मैंने बिल्ड की ना, तो जब ये इंटर्नशिप्स वगैरह की बात आई ना, तो लिस्ट बाहर आने से पहले ही ना मेरे लेक्चरर्स रीच आउट करने लगे कि यू नो कीप एन आई फॉर दिस. यहाँ तक कि भाई मतलब अभी तो जो कैंपस इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले 1-2 लोगों से मेरी मीटिंग अरेंज करा दी. तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ माई लेक्चर्स. उसके बाद जब मुझे ऑब्वियसली क्या होता है कि जब
कंपनी को मेरा काम अच्छा लगा इंटर्नशिप में, पर वो मेरे एकेडमिक्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो व्हेन दे आस्क्ड माय लेक्चरर फॉर रेफरेंस कि भाई इस बंदे का हमें ना इंटर्नशिप का परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड लगा है, बट हाउ इज ही एज अ पर्सन, क्योंकि न्यूजीलैंड में देयर इज अ थिंग कॉल्ड आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। Exactly. तो मेरा रेफरेंस मेरे लेक्चरर ने दिया था, और मेरे लेक्चरर ने ना मेरा बहुत अच्छा रेफरेंस दिया भाई कि वेरी गुड किड, ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज ऑन टाइम, कि असाइनमेंट डेडलाइंस कभी मिस नहीं करता। और आपने जो मतलब विलिंगनेस टू लर्न वो दिखाना, वो मैंने इंटरव्यू में, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप है भाई, कि मतलब ना डजंट मैटर आप कितने बड़े महारथी हो, आपको सॉफ्ट स्किल्स दिखाने पड़ेंगे। इफ यू डोंट हैव डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, और अगर उनको नहीं लगता है ना कि यू विल बी फिट इन द टीम, आपको वो नहीं लेंगे नो मैटर आप कितने भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था ना भाई, तो मेरे पास सिर्फ 2 मिनट थे कन्विंस करने के लिए। आई हैव टू सेल माई सेल्फ इन 2 मिनट्स। वो 2 मिनट्स में मेरे को ऐसा लगता है मैंने जो अच्छी चीज़ की सबसे ज़्यादा, वो ये थी कि मैंने उसको ऑनेस्टली सब बता दिया कि भाई देख, आई एम नो एक्सपर्ट। मैं तो यहाँ तक कि ये इंटरव्यू भी नहीं देने वाला था, क्योंकि ये मेरे बस का ही नहीं था, क्योंकि एवरीवन इन द क्लास वाज अप्लाइंग फॉर दैट, क्योंकि वो अकेली एक पेड इंटर्नशिप थी, है ना। तो मैंने उसको बहुत ऑनेस्टली ये चीज़ बता दी, पर मैंने उसको यही चीज़ बोली कि देख भाई, इंडिया से जो बंदा निठल्ला था, अगर मैं यहाँ पे आके बैठ सकता हूँ, यूनिवर्सिटी में अच्छे ग्रेड्स क्रैक कर सकता हूँ, तो अगर मुझ पे फेथ दिखाया, मुझ पे ट्रस्ट दिखाया और मुझे टाइम दिया, तो आई विल लर्न एनीथिंग। मैं कुछ भी लर्न कर लूँगा, मुझे आपको सिर्फ पेशेंटली टाइम देना पड़ेगा। और वो बात उस बंदे को इतनी अच्छी लगी, उसने सामने मुझे कोई फेमस बास्केटबॉल प्लेयर के कोट से रिप्लाई किया कि इट टेक्स 1000 आवर्स टू परफेक्ट एनी आर्ट। माइकल जॉर्डन, आई डोंट नो, बट उसने ये चीज़ बोली और मेरे को लगा वेल ही इज़ अग्रीइंग। और उसके बाद स्ट्रेट अवे उसने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला दिया CTO के साथ। उसने भी 5-10 मिनट्स चैट की और उसने मुझे यही चीज़ बोली एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। उसने तभी हाँ बोल दी कि भाई यू आर वेरी ऑनेस्ट, और आपके दिमाग में कोई छल कपट नहीं है, यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप जस्ट बी रियलिस्टिक। हाँ, और एक और स्किल ये है कि भाई अब जो सबको ना लिंक्डइन के बारे में पता है, CV टिप्स को हर किसी को, हर कोई हर चीज़ जानता है, और AI आने के बाद ये चीज़ बहुत सिंपल हो गई है। बट एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा, विच इज़ कॉल्ड Glassdoor, डबल कोट्स Glassdoor। तो वहाँ पे क्या है कि आपको जॉब वैकेंसीज तो मिल ही जाएगी, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एडेड बेनिफिट उसमें ये है कि लोग वहाँ पे अपना पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लिखते हैं। तो अगर आपका किसी कंपनी के साथ इंटरव्यू अरेंज हुआ है, तो आप पहले से जाके उस कंपनी के पेज पे, Glassdoor पे मोस्टली हर एम्प्लॉयर के पेजेस है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि भाई पास्ट में इस कंपनी में क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। आपको एक वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है कि यू गेट अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि ये किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, इनका इंटरव्यू स्ट्रक्चर क्या होता है। एट द सेम टाइम जो करंट एम्प्लॉयज़ है या पास्ट एम्प्लॉयज़ है, वो कंपनी और एम्प्लॉयर के बारे में फीडबैक लिखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी कंपनी में मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया, सब हो गया, बट नाउ मेरे को अगर जानना है कि यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, तो आई विल गो एंड रीड द फीडबैक जो एम्प्लॉयज़ ने दिया है। अगर कोई एम्प्लॉय बोल रहा है कि भाई वेरी हैक्टिक, वेरी वर्कहोलिक वाइब, है ना, ऑलवेज माइक्रो मैनेजिंग एम्प्लॉइज, तो ये सारी चीजें अगर मेरे को दिख गई तो मैं वो जगह पे जॉब नहीं लूंगा। ओके, सो जस्ट टू बी फेमिलियर, तो ये एम्प्लॉय फीडबैक भी वहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है भाई। और वो प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एम क्या है, जैसे आप रजिस्टर करोगे ना, आपको खुद अपने एम्प्लॉयर के लिए फीडबैक लिखना ही पड़ेगा कंपलसरी। तो मतलब जो भी है वो रियलिस्टिक है ना। और दूसरा कि एम्प्लॉयर भी वो फीडबैक को वेरीफाई कर सकता है। सो द एम्प्लॉयर कैन आइदर अग्री और डिसएग्री विद द फीडबैक। तो आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कोई ऐसे फालतू में ढोंगबाजी नहीं कर रहा है कि मतलब एवरीथिंग इज जेन्युइन। तो ये मेन टिप्स हो गई भाई, सॉफ्ट स्किल्स हो गए, उसके बाद लेक्चरर के साथ रिलेशनशिप्स हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। That's awesome, bro. और एक और चीज़ है कि भाई सर्टिफिकेशंस न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप सर्टिफिकेशंस करो। अगर आप जॉब हंट पे हो, घर पे बैठे हो, आपको जॉब ढूंढ रहे हो, या इवन आपके पास जॉब है और इफ यू वांट टू टेक दैट नेक्स्ट लीप, डू सर्टिफिकेशंस भाई, क्योंकि सर्टिफिकेशंस आर द बेस्ट वे टू वैलिडेट योर नॉलेज। जब इंटरनल प्रमोशंस की भी बात आती है ना भाई, तो ज़्यादातर वो लोग सर्टिफिकेशंस पे ही पुश करते हैं कि यू गो डू दिस सर्टिफिकेशन। तो अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक, तो आप वहाँ पे जाके सर्टिफिकेशंस करो। और ज़्यादातर कंपनीज क्या होता है कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में बोलूँगा, तो अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो,
तो क्या होता है कि वो लोग का टाई अप होता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो ऑलरेडी आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज करने को मिल जाता है। Okay. तो ये सारी चीज़ें आप दिखाओ, लिंक्डइन पे हर छोटी अचीवमेंट को डालो। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये मेन टिप्स है भाई, जो इनसाइडर मेरे को ओवर दीज 5 years पता चली है। Awesome bro, that's really helpful. और मतलब कोई अगर बंदा कोई आना चाहता है इधर, तो वीज़ा ऑप्शंस क्या क्या है? मतलब इजीली वर्क वीज़ा मिल सकता है या फिर कंपल्सरीली स्टडी वीज़ा लेके, स्टूडेंट वीज़ा लेके फिर वर्क वीज़ा ले? और मतलब क्या इसमें भी पाथवे टू रेसिडेंसी हो सकती है? क्या ये शॉर्ट स्किल्ड में इंक्लूडेड है आपके मतलब आईटी सेक्टर्स के रूल्स? आईटी के बहुत सारे रोल्स शॉर्ट स्किल लिस्ट में है। तो ये स्किल इज अ रेयर स्किल है ना, मतलब ग्रीन लिस्ट में है। तो अगर आप बेसिकली इफ यू स्टडीड दिस एंड अगर आपके पास इसमें जॉब है तो समझ लो आपको एक तरीके से पाथवे टू रेजिडेंसी पक्का ही है। तो मतलब आपको वर्क वीज़ा तो मिलेगा ही मिलेगा, रेजिडेंसी भी मिलेगी। और अगर आप एंट्री लेवल जॉब्स कर रहे हो तो जस्ट थिंक अबाउट कि यू आर जस्ट 2 promotions अवे टू मीट द थ्रेशोल्ड, क्योंकि ये इतनी हाई पेइंग इंडस्ट्री है ना भाई, इधर मीडियन वेज की कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब आपका एक प्रमोशन हो गया ना, यू विल बी स्वीट। हाई पेइंग इंडस्ट्री है। हाँ, बस जस्ट फोकस ऑन योर नॉलेज, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, तो आपको प्रमोशन मिलेगा एंड यू विल क्रैक इट। वीज़ा ऑप्शन इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि एज स्टूडेंट्स आप आ ही सकते हो। ऑब्वियसली आपने बैचलर्स किया है तो आप मास्टर्स करने आ सकते हो, आपने ऑलरेडी मास्टर्स किया है तो फिर और कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 1 year लेके आ सकते हो वगैरह। लेकिन मतलब जेन्युइननेस होनी चाहिए स्टडी की, मतलब और इंटरेस्ट भी होना चाहिए भाई। हाँ, और जैसे कि ये बिल गेट्स का भी बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि मैं क्या करता हूँ, एवरी ईयर आई सेंड अ फ्यू पीपल टू IIT इन इंडिया एंड जस्ट हायर इंजीनियर्स फ्रॉम देयर। तो मतलब ये चीज़ न्यूजीलैंड में भी वैलिड है कि आप इंडिया में बैठे बैठे भी यहाँ के लिए जॉब्स अप्लाई कर सकते हो एंड देयर आर कंपनीज दैट सपोर्ट योर वीज़ा फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। और वो इतना पे करने के लिए तैयार है, तो इमिग्रेशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स, नथिंग। Those who are accredited employers, they can do that. Accredited employers, तो वो चीज़ आपको चेक करनी है। और एज लॉन्ग एज द एम्प्लॉयर इज रेडी टू पे यू, इमिग्रेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका डिसेंट कैरेक्टर है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है अनलेस यू आर अप्लाइंग फॉर द रेजिडेंसी। आई थिंक रेजिडेंसी में ज़रूरत होती है 6.5 समथिंग, आई डोंट एग्जैक्टली। That's easy, that's not too tough. तो ये वीज़ा ऑप्शंस है भाई। ना, थैंक यू सो मच ब्रो, बहुत हेल्पफुल टिप्स आपकी लगी। हाँ, थैंक्स अगेन। थैंक यू यार। और जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जो लोग, अगर मैंने ये चीज़ फील किया कि अगर आपको इस चीज़ में पैशन नहीं है ना, तो आप फालतू में पैसा मत वेस्ट करो। आप 1 साल 2 साल 3 साल का कोर्स लेके आते हो एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू पुट इन द वर्क, अगर आपको ये चीज़ मत्थे ही नहीं पड़ रही है तो आप मत इसमें पैसा बर्बाद करो। यहाँ आके भी अगर आपको असाइनमेंट्स बाहर से करवाने हैं या फिर जुगाड़ करना है तो रादर टेक एन ईजी कोर्स। क्योंकि यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि IT इज़ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। भाई बाल काटने वाला भी बहुत पैसा कमाता है, वो मैकेनिक भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। तो यहाँ पे कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। आप ऐसा काम करो जिसमें आपका मन लगेगा और जो ईजी है। अगर आपको पैसा ही कमाना आपका गोल है ना, तो डोंट डू दिस। जब मैं आया ना तो भाई 6 months मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। वो तो अच्छा है, भगवान की मेहरबानी है कि भाई 6 months में इंटरेस्ट बिल्ड हो गया और फिर पता चला कि भाई ये मैं कर सकता हूँ और कर लिया तो अभी अच्छा लग रहा है। पर अगर मैं भी उस भीड़ का हिस्सा होता जो मैं ग्रेजुएट करके मैं जॉब नहीं मिल पा रहा है, 3 साल बैचलर स्टडी करने के बाद अगर मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, तो उससे अच्छा ऐसा ही कोई काम करो जिसमें पैसे भी बच जाए और अपना काम भी निकल जाए। तो ये मेरी लीविंग टिप होगी भाई। ऑसम। सो डोंट फॉलो द रैट रेस गाइस, दैट्स द टिप।